नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा ने रीति नीति बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने असम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना मुख्यमंत्री चेहरा पेश किया। सर्बानंद सोनोवाल बतौर भाजपा मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होंगे। इस बात के जहां भाजपा की केंद्रीय सेहत रीति नीति में अर्थ है, वहीं असम की चुनावी संभावनाओं में भी मतलब है। असम का चुनाव अब बहुत गंभीर हो गया है। अब मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को अपर आसाम में भाजपा से भारी टक्कर मिलेगी। लड़ाई हिंदू वोटों के बीच की हो गई है। ध्यान रहे, असम वह प्रदेश है जहां अमित शाह फिर अभाजपाई प्रदेश में जीत का कमाल दिखाने की आस लिए हुए हैं। मई 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की हवा से प्रदेश की 126 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों पर भाजपा की बढ़त थी, मतलब साफ बहुमत था। वैसे ही जैसे दिल्ली और बिहार में भाजपा की बढ़त थी, लेकिन इन दो राज्यों में भाजपा बाद में हारी। असम में भाजपा के अवसर इसलिए अच्छे हैं क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ 14 साल राज की एंटी इनकम्बेंसी है। सेकुलर वोटों की जो राजनीति होती है उसमें भारी बिखराव है। ठीक विपरीत भाजपा ने आदिवासी संगठनों के साथ अलायंस बैठाया है। बावजूद इसके लड़ाई इसलिए कांटे की है क्योंकि कांग्रेस बनाम भाजपा में हिंदू वोटों को लेकर मारामारी होनी है। प्रदेश में यदि एन चुनाव से पहले हिंदू बनाम मुस्लिम का ध्रुवीकरण हुआ तो भाजपा के मजे होंगे, इसलिए कि हिंदू और आदिवासी वोटों का कुल जोड़ कांग्रेस को पेंदे पर बैठा देगा। उस नाते मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी AIDUF का कैसा प्रचार होता है, उसमें कैसी आक्रामकता आती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। दूसरा निर्णायक फैक्टर कांग्रेस के मोदी सरकार के खिलाफ कैंपेन का है। सचमुच असम की लड़ाई राष्ट्रीय मायने वाली बन रही है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी को नए तर्जुमानों की जरूरत है। बताया जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्टी के तर्जुमानों से खुश नहीं हैं। उनकी हुकूमत ने सामाजिक तरक्की की कई इक्तिसादी स्कीमें शुरू की हैं, लेकिन उनकी तशहीर नहीं हो पा रही है। इसके अलावा मुल्क के किसी भी हिस्से में होने वाले वाक़ये को लेकर मोदी और उनकी हुकूमत तनाज़ो में आ जा रही है। पार्टी के माहिरीन जराये का कहना है कि हिंदी इलाके की पार्टी होने के बावजूद हिंदी में भी पार्टी के पास ज्यादा अच्छा बोलने वाले तर्जुमान नहीं है, जबकि पहले बीजेपी के पास किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले ज्यादा अच्छे तर्जुमान थे। बीजेपी के तर्जुमानान में कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी पहचान नहीं बन पाई है और वो सही ढंग से पार्टी की बात नहीं रख पाते हैं। विजय सोनकर शास्त्री, अनिल बलूनी और गोपाल कृष्ण अग्रवाल वगैरह तर्जुमान चैनलों पर ज्यादा नजर भी नहीं आते हैं। किसी अंदरूनी सियासत की वजह से मीनाक्षी लेखी को भी काफी कम मौका मिल रहा है, जबकि इंतखाबात से पहले वो बीजेपी की सबसे अहम और हमलावर तर्जुमान होती थी। हिंदी में GVL नरसिंह राव का मुजाहरा भी अच्छा नहीं होता है। तभी पार्टी के कई रहनुमाओं को रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण की कमी खल रही है। ये चारों मोदी हुकूमत के वजीर हैं। माहिरीन जराये का कहना है कि ऐसे रहनुमाओं की पहचान की जा रही है जो हिंदी और अंग्रेजी में यकसा तौर पर बोल सकें और इक्तिसादी व खारजी मामलों की भी अच्छी समझ हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर की रैली में जो कहा उससे पार्टी की फिक्र जाहिर हुई। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत को दलित मुखालिफ बताकर बदनाम करने की सोची समझी कोशिश हो रही है। बीजेपी के माहिरीन जराये का कहना है कि पार्टी में आलाकमान की सतह पर इस मसले को लेकर तबादला ख्याल किया गया है। पार्टी के रहनुमा मान रहे हैं कि कुमारी शैलजा, फरीदाबाद और पंजाब के अबोहर के वाक़ये पर भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऐसी ही सियासत की थी। अब रोहित वेमुला की खुदकुशी के बहाने मुल्क भर में तहरीक छेड़ी गई है। पार्टी के आला रहनुमाओं की बातचीत के बाद ही रोहित की जात बिरादरी के बारे में पार्टी रहनुमाओं ने बयान देना शुरू किया है। पहले सुषमा स्वराज ने कहा कि रोहित दलित नहीं था। अब पार्टी के दलित चेहरे और मरकजी वजीर थावर चंद गहलोत ने कहा है कि रोहित का पूरा खानदान वडेरा बिरादरी का है जो OBC में आती है, इसलिए दलित इस्तेहसाल का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात की वजह से भी बीजेपी की फिक्र बढ़ी है। राहुल गांधी की दलित मसलों की सियासत से भी पार्टी रहनुमा परेशान है। आम इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में दलितों ने बीजेपी को वोट दिया था। उसे बचाए रखने के लिए
पार्टी की तरफ से कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी सदर अमित शाह 24 फरवरी को बहराइच जाएंगे, जहां वो 11वीं सदी के महाराज सुहेलदेव के एजाज में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। सुहेलदेव दलितों में पासी तबके से आते थे और उन्होंने महमूद गजनी के भतीजे सालार मसूद को हराया था। जब से छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को ईडी ने पकड़ा है और वो जेल गए हैं, तब से एनसीपी सदर शरद पवार की फिक्र बढ़ गई है। उनको पूरे भुजबल खानदान की फिक्र सता रही है और साथ ही अपने भतीजे अजीत पवार और अपने सबसे करीबी हिमायती व पार्टी के सूबाई सदर सुनील तटकरे की फिक्र भी सता रही है। तभी शरद पवार ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने किसी का नाम ये बगैर कहा कि बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट के इशारे पर भुजबल को परेशान किया जा रहा है। भुजबल खानदान पर 870 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का इल्जाम आयद किया गया है। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन की तामीरात की बदउनवानी भी इस मामले में शामिल है। अब बताया जा रहा है कि सूबे की एंटी करप्शन यूनिट अजीत पवार और सुनील तटकरे पर शिकंजा कस रही है। जराये के मुताबिक 1 महीने में सिंचाई बदउनवानी में एसीबी चार्जशीट दाखिल कर देगी। इस मामले में दोनों रहनुमाओं पर लंबे अरसे से इल्जाम आयद हो रहे हैं। इस मामले में अजीत पवार ने एक बार इस्तीफा दिया था और उस वक्त उनकी वजारत का कामकाज सुनील तटकरे को सौंपा गया था। महाराष्ट्र में सिंचाई के निजाम को लेकर अजीत पवार पहले भी कई बार तनाजे में रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे मजबूत पसमानदा रहनुमा माने जाने वाले छगन भुजबल के भतीजे की गिरफ्तारी से एनसीपी के दूसरे भी कई रहनुमा हैरान परेशान हैं। उन्हें हुकूमत की सख्ती का अंदाजा हो रहा है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी के मुलाजमीन की हड़ताल को लेकर मरकजी हुकूमत पर सीधा हमला किया है और कहा है कि मरकजी हुकूमत दिल्ली में सदर राज का निफाज चाहती है। उन्होंने बेंगलुरु में पार्टी कारकुनान को खिताब करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश की तरह दिल्ली में भी सदर राज के निफाज की कोशिश हो रही है। रिवायती इलाज के लिए बेंगलुरु गए केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी के जो मुलाजमीन हड़ताल पर गए हैं उनका कोई पैसा दिल्ली हुकूमत पर बकाया नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत 550 करोड़ का लोन देगी ताकि मुलाजमीन को तनख्वाह दी जा सके। केजरीवाल ने कहा कि वो फौरी तौर पर 142 करोड़ रुपए की अदायगी कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के ज़ेरे एहतमाम लोकल बॉडीज में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हो रही है और वो अवाम का पैसा खा रहे हैं। इसी बीच आज दिल्ली में सफाई मुलाजमीन ने कई जगह मुजाहरा किया और सड़क जाम की। फिल्म अदाकार अनुपम खेर को पाकिस्तानी वीजा न दिए जाने का तनाजा होने के बाद पाकिस्तान ने उनको वीजा देने की पेशकश की है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने आज अनुपम खेर से बात की और उनसे कहा कि अगर वो वीजा के लिए अर्जी देते हैं तो पाकिस्तान उनको वीजा देगा। लेकिन अनुपम खेर ने इससे इनकार करते हुए कहा कि जिन तारीखों पर पाकिस्तान के कराची में अदबी मेला होने वाला है उन तारीखों पर अब उन्हें दूसरे प्रोग्राम तय कर दिए हैं। ज़ेरे गौर है कि कराची में होने वाले अदबी मेले के लिए 18 लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से 17 को पाकिस्तान ने वीजा दे दिया था और अनुपम खेर को वीजा देने से इनकार कर दिया था। हिंदुस्तान ने कहा है कि दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ममालिक का बाकायदा नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा किया जाना चाहिए। साथ ही हिंदुस्तान ने यह भी कहा है कि दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए मुत्तहिद कोशिश की जानी चाहिए। खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर ने जयपुर में सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक इजलास में पाकिस्तान का बिलावास्ता जिक्र करते हुए ये भी कहा कि कुछ ममालिक का ये मानना है कि बाहर दहशतगर्दी ग्रुपों की हिमायत करके वो दाखिली सतह पर अमन कायम कर सकते हैं। ये उन ममालिक की गलतफहमी है। जयशंकर ने कहा कि गुज़िश्ता महीने पठानकोट में एयरबेस पर हुए दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ राब्ते में बना रहेगा। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ खारजा सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात के बारे में कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से मुनक्किद किए जा रहे मेक इन इंडिया प्रोग्राम का इनकाद अब गिरगांव चौपाटी पर होगा। अदालत उज़्मा ने बम्बई हाई कोर्ट के एक फैसले को मुस्तरद करते हुए महाराष्ट्र को इस प्रोग्राम के इनकाद की इजाजत दे दी है। इस प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जस्टिस MY इकबाल और जस्टिस अरुण मिश्रा ने सूबाई हुकूमत की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की ये दलील मंजूर कर ली कि ये इनकाद मुल्क के लिए काबिल फख्र है और सूबाई इंतजामिया साहिल समुंदर पर कोई मुस्तकिल ढांचा बनाने नहीं जा रहा है। 13 से 18 फरवरी के बीच होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद महाराष्ट्र के लिए सरमायाकारी जुटाना है। फिल्म अदाकार इरफान खान ने मुल्क में आदम बर्दाश्त पर बयान देने वाले दूसरे फिल्म अदाकारों का दिफा करते हुए कहा है कि मकबूल शख्सियात भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और उनको भी कौमी मसाइल पर खुलकर अपनी बात रखने की आजादी है।
एक प्राइवेट न्यूज चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि किसी एक का मुंह बंद करने की कोशिश करना किसी सेहतमंद मुआशरे के लिए अच्छी बात नहीं है। इरफान ने कहा कि उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है कि जब लोग कहते हैं कि फनकारों को सिर्फ अदाकारी करनी चाहिए और दूसरे मसलों पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने दिमाग से बोलने और फिक्र का इजहार करने का हक है। इससे पहले शाहरुख और आमिर खान और करण जौहर जातीय आजादी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। असम में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हर संभव मेहनत करेंगे, मगर बिहार जैसी गलतियां किए बिना चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हुए उनके नाम पर जनता को भरोसा दिया जाएगा। सवाल है, तरुण गोगोई के स्थापित चेहरे के आगे सोनोवाल क्या टिक सकेंगे? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। वैसे तो नरेंद्र मोदी के मरकज में इख्तदार में आने के बाद हर सूबे के इंतखाबात को कौमी अहमियत मिल रही है। गुज़िश्ता साल दिल्ली और बिहार का इंतखाब भी कौमी अहमियत वाले इंतखाब की तरह लड़ा गया था, लेकिन इस साल होने वाला असम का इंतखाब वाकई में कई मायनों में कौमी अहमियत रखता है। ये कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले दूसरे सूबे का इंतखाब है। असम में तकरीबन 35% मुस्लिम वोटर हैं। तभी माना जा रहा है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में सीधा पोलराइजेशन हुआ और इसी वजह से जम्मू में बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया। बहरहाल असम का मामला जम्मू कश्मीर के मुकाबले थोड़ा उलझा हुआ है। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में कई तरह के बहरान की तारीख रही है। असमी बनाम हिंदी जबानी लोगों का एक तनाजा रहा है, तो अपर और लोअर असम की तकसीम का भी मामला रहा है। बंगाली मुसलमान बनाम दीगर मुस्लिम का भी एक तनाजा है, तो दरअंदाजी को लेकर अलग सियासत होती रही है। इन सब के बीच बाहरी और मुकामी की एक अलग लड़ाई है, जिसे लेकर उल्फा की तहरीक तशद्दुद की शक्ल में शुरू हुई थी। बाद में उल्फा के ढेर सारे लोग मेन स्ट्रीम की सियासत में आ गए। बीजेपी को आम इंतखाबात में असम की 14 में से 7 सीटें मिली हैं और उसे 69 असेंबली सीटों पर बढ़त मिली थी। 126 रुकनी असेंबली में अक्सरियत के लिए जरूरी अदद 64 सीटों का है, लेकिन बीजेपी इस बढ़त की बिना पर असेंबली इंतखाबात जीतने को लेकर यकीन में नहीं है। वो इंतखाबात से पहले अपने सारे कील कांटे दुरुस्त कर रही है, ताकि दिल्ली या बिहार जैसी कोई गलती न हो जाए। इन दोनों सूबों में भी बीजेपी को आम इंतखाबात में साफ बढ़त मिली थी। तभी बीजेपी ने कांग्रेस और सूबे की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के लिए कोई मौका छोड़े बगैर मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल को पार्टी का सूबाई सदर और वजारत आलिया का दावेदार बनाया है। सोनोवाल असम गण परिषद में रहे हैं और सूबे के सबसे पुराने स्टूडेंट यूनियन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के फायर ब्रांड सदर रहे हैं। उनको इस स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जात बिरादरी के हीरो की सनद दी गई है। उनको बनाकर बीजेपी ने बाहरी, दाखिली और हिंदी जबान बनाम असमी वगैरह का मुद्दा बनाने के इम्कानात खत्म कर दिए हैं। ज़ेरे गौर की वजीर आला तरुण गोगोई ने कुछ वक्त पहले इसकी कोशिश शुरू की थी। इसके अलावा बीजेपी ने कबायली ग्रुपों के साथ मफाहमत कर ली है। बोडोलैंड पीपल फ्रंट समेत इस इलाके की मजबूत बिरादरी की पार्टियों से बीजेपी की मफाहमत हुई है। बीजेपी रहनुमा असम गण परिषद के साथ भी मफाहमत की कोशिश में लगे हैं, ताकि हिंदू वोटों का बिखराव रोका जा सके, लेकिन अभी असम गण परिषद ने तनहा लड़ने का इशारा दिया है। दूसरी जानिब कांग्रेस और अजमल की पार्टी दोनों की कोशिश ये दिखाने की है कि वो बीजेपी को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। इसके सहारे दोनों मुस्लिम वोटों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी इस कोशिश में हिंदू बनाम मुस्लिम का पोलराइजेशन हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी रहनुमा करीब 4% कबायली वोट भी मिलने की उम्मीद में हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस की उम्मीद हिंदुओं के वोट तकसीम होने पर टिकी है। उसे लग रहा है कि हिंदू वोट कांग्रेस, बीजेपी और असम गण परिषद के बीच तकसीम होगा। अगर ऐसा होता है तो असेंबली सहरुखी हो जाएगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद असम चुनाव की बिछती बिसात पर चर्चा करेंगे। असम उत्तर पूर्व का गेटवे है। यहाँ यदि भाजपा ने कमाल दिखाया तो अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर आदि में राष्ट्रीय पार्टी के नाते अपनी जड़ें बना सकेगी। इस बात को कांग्रेस ने समझा हुआ है। कांग्रेस को फायदा तरुण गोगोई के अनुभव का है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से महासचिव CP जोशी ने तरुण गोगोई को छूट दे रखी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य है। सुबो जी, भाजपा ने अपनी रीति नीति को बदलकर आसाम में
बतौर मुख्यमंत्री सर्बानंद को प्रोजेक्ट करने का जो फैसला किया है, क्या उससे आसाम में हालात, जो राजनीतिक माहौल है, वो बदल रहा है, बदलेगा? सर्बानंद सोनोवाल 2011 तक एजीपी में थे, जी फिर बीजेपी में आए और पिछले 4 सालों में 2 बार राज्य के अध्यक्ष रह चुके हैं। जी स्टेट प्रेसिडेंट 2 बार रह चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, जमीनी नेता हैं। जी डिब्रूगढ़ में मैंने उनका मोबिलाइजेशन देखा है, स्वयं देखा है। जी परंतु अब अगर पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 14 में से 7 सीटें जीती और कांग्रेस को 3 में समेट कर रख दिया, जी और असेंबली में भी जो है असेंबली 127 में से तकरीबन 70 वो लोग लीड कर रहे थे। हाँ, उससे कारण ये था कि बीजेपी के जब वहां पर जो कार्यकर्ता, जो संगठन स्टेट के अंदर था, हाँ, उसने वो किया था। आज बीजेपी वहां पर 3 स्तरों में बटी हुई है। एक तो जो बीजेपी के ओरिजिनल लोग हैं, जो सालों साल तक बीजेपी में रहे हैं, आरएसएस में रहे हैं और वहां पर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करते रहे हैं। जी दूसरा, जो कि एजीपी से आए, इनके पीछे पीछे आ गए। हाँ, और तीसरा, अभी ये जो 9 एमएलए और हेमंत बाबू जो आ गए हैं, हाँ, इन लोगों का तीसरा स्तर बन गया है। अब अगर आप देख लें कि ये जो 9 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर ये कांग्रेसी जो है, इनको कहा जा रहा है कि इनको टिकटें जरूर मिलेंगी, जी उन 9 सीटों में भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पुराने एजीपी के कार्यकर्ता हैं, जिनकी एम्बिशंस थी, जी उन लोगों का क्या होगा? जी। नंबर 1। नंबर 2, अभी तक जो है हम लोग अगर 2014 के आंकड़े से चलते हैं जी तो 2-3 चीजें याद करनी होंगी। एक तो ये कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोदी जी ने 2-3 बहुत अहम बातें कही थी। एक तो कहा था कि बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, उन सबको बिल्कुल बॉर्डर के उस पार भेजा जाएगा। जी एक भी नहीं किया। हाँ, ये भी उन्होंने कहा था कि आसाम का 1 इंच टुकड़ा भी हाँ, बांग्लादेश को नहीं दिया जाएगा। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट में बांग्लादेश के आसाम के कई एकड़ चले गए, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के मुताबिक करना था और करना पड़ा। जी तीसरी बात, वहां पर एक हाइडल प्रोजेक्ट चल रही है, उसके खिलाफ एजिटेशन था, उसको बीजेपी ने पूरा समर्थन दिया था और उससे भी उनको जनसमर्थन काफी मिला था। हाइडल प्रोजेक्ट पे काम नहीं रुका है, वो काम बरकरार है। तो ये 2-3 बातें तो हैं। नहीं, तो इन बातों के साथ में क्या तरुण गोगोई की जो 14 साल से के राज की जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसके खिलाफ ज्यादा माहौल नहीं, क्योंकि वही एक वो तो है, हाँ, वो है। पर अब जो है उसमें चुनाव में ये वोट की राजनीति तरुण में गोगोई बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, हाँ, सालों साल से रहे हैं। उन्होंने जो वहां प्रचार शुरू किया है, वो तो ये है कि हमारे जो गलत काम हो रहे थे, हाँ, वो ये पाप ही कर रहे थे, अब हम पाप मुक्त हो गए हैं। ये जो 9-10 लोग थे, हाँ, ये लोग गंद फैला रहे थे, अब उनके चले जाने से हमारा पार्टी पाप मुक्त हो गया है। हाँ, हाँ, और जो है हाँ। अब वो पाप बीजेपी ने अपना लिया है। सुबह जी, एक जो बेसिक बुनियादी कि वहां जितना सेकुलर वोट है, कांग्रेस हो, मुस्लिम हो, लेफ्ट हो, वो पूरी तरह बिखरा हुआ है और बीजेपी अपने आप को एक तरह से आदिवासी और हिंदू दोनों को जोड़ के अपने आप में बहुत बड़ा सॉलिड बनता है। आसाम की जो टी गार्डन्स की जो पॉपुलेशन है, हाँ, वो आसामी नहीं है, बहुत ही कम आसामी है। वो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है, ऑल आसाम टी ट्राइबल्स एसोसिएशन। हाँ। टी ट्राइबल कौन है? हाँ। टी ट्राइबल वो हैं जो कि बिहार, झारखंड से, बंगाल से ट्राइबल वहां पर गए थे एक जमाने में, वो मजदूर बनकर। वो आजकल अपने आप को टी ट्राइबल कहते हैं। वो हैं, माइनॉरिटीज तो ही हैं। और देश विभाजन से पहले बंगाल और आसाम, इन दोनों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत सारी थी, और आज भी है। ये जो कुछ जरूर नहीं है, ये सारे, लेकिन ये सब जो है, ये एक तरह से जो कांग्रेस के परंपरागत वोट थे, ये ट्राइबल हो या मुस्लिम हो, असमी मुस्लिम हो, बांग्लादेशी मुस्लिम, ये सब अब बिखरे हुए हैं, क्योंकि बदरुद्दीन के कारण भी इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। हाँ। परंतु बीजेपी की अपनी जमीनी हालत क्या है, इसको भी सोचना मतलब होगा। बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि जमीन पर बीजेपी कैसी है। और एक तो हेमंत बिस्वा शर्मा सोच रहे थे कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार डिक्लेयर किए जाएंगे। अब वो भी थोड़ा खार खाए रहेंगे। सोनोवाल जी ने जो पिछले 2 साल से जो यहाँ पर मंत्री रहे हैं, शायद अपने राज्य में कोई ज्यादा काम नहीं करके दिखाया है। प्रधानमंत्री और उनके जो नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं इत्यादि, और सेंट्रल मिनिस्टर्स, सब वहां पर किसी ने अभी लिखा है कि शायद 200 बार घूम के आ चुके हैं, परंतु वहां पर कोई
ना तो कोई पैकेज आया है। आसाम का जो स्पेशल स्टेटस था और नॉर्थ ईस्ट का जो स्पेशल स्टेटस था वो विड्रॉन हो चुका है। तो 2014 की परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को देखना वो तो ठीक नहीं, वो तो ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी बह गया, तमाम बातें हैं, लेकिन फिर भी मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आसाम की, देखिए आसाम कुल मिला के बहुत उलझा हुआ प्रदेश है। अगर पांचों विधानसभा में तो सबसे ज्यादा उलझा हुआ हो गया ये प्रदेश, बहुत ही उलझा हुआ प्रदेश है। वहाँ की राजनीति वो बोडो है, बोडो की अपनी राजनीति है, ट्राइबल की बोडो की बिल्कुल अलग है, उसका है। फिर कार्बी आंगलों का अपना रेजिस्ट्रेशन चल रहा है। हाँ, और जो बॉर्डर एरियाज हैं अपर असम के, लोअर असम के, दोनों के, वो नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से, उनके भी अपने अपने पंगे हैं जी। तो कुल मिला के इस पूरे उलझे हुए मामले के कारण ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रदेश की लीडरशिप को आगे करके अपना रास्ता निकाला है, अपना रास्ता निकाल दिया है। हाँ। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि सोनोवाल जो हैं ये जमीनी नेता हैं, ये छात्र नेता रहे हैं, एजीपी में बड़े नेता थे, और इनमें संगठन की क्षमता है, फाइट देने की और संगठन चलाने की क्षमता है। परंतु संगठन तो भी चल सकती है कि अगर गाड़ी में पेट्रोल बैटरी सब ठीक ठाक हो। अगर पेट्रोल बैटरी ठीक ना हो तो बढ़िया से बढ़िया ड्राइवर रेस नहीं जीत सकता जी। मैं सुबोध जी बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook /Naya India न्यूज़पेपर पर जाहिर करें।